डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिस की रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं। बेसिस के रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिस के रिएक्शंस में इनके रिएक्शंस विद एसिड्स हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इनको कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे का अफेक्ट जो है वो काउंटर कर देते हैं, और जो रिज़ल्टिंग स्पीशी हमारे पास आती है वो सॉल्ट आती है और वाटर। तो जो सॉल्ट है वो दोनों का करैक्टर रखती है, एसिड का भी और बेस का भी। तो इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब हम एक बेस लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So in this case the positive part will go to the negative part and a salt will be formed, sodium chloride, and the remaining species will form water. So whenever acid reacts with a base, the resulting species are salt and water. We will use another salt, calcium hydroxide, CaOH twice. We will use a different acid. In this case it is sulfuric acid. It is again a very strong acid. This is a strong base, but not strong enough in comparison to sodium hydroxide. The bases जो फॉर्म होती हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से, ग्रुप 1 की मेटल्स और हाइड्रोक्साइड आयन, वो स्ट्रॉन्गर इन नेचर होती हैं कंपैरेटिवली दूसरे मेटल की बेसिस से, दूसरे एलिमेंट्स की बेसिस से। जैसे कि यहाँ कैल्शियम है, ये ग्रुप 2 का मेंबर है, सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है। सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो बेस है ये स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी वजह ये भी है कि जो ग्रुप 1 की मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में बहुत ज़्यादा हैं, हाई नेचर की इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू है इनकी, ईज़िली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। बहरहाल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. In this case the salt formed is calcium sulfate, CaSO4, and along with this water will be formed. इक्वेशन को बैलेंस आपने ख़ुद करना है। अगर एटम्स दोनों साइडों पे सेम ना हो तो इनको बैलेंस करने के लिए जो इंटीजर आपको यूज़ करना पड़ेगा वो आपने कर लेना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। इसी तरह से जब भी एसिड्स बेसिस एसिड से रिएक्ट करेंगी, जब भी बेसिस एसिड से रिएक्ट करेंगी, जब भी बेसिड एसिड से रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास जो है वो सॉल्ट एंड वाटर आएगा। इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। उसकी वजह मैंने आपके सामने रख दी है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सोडियम सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है, और ये एसिडिक पार्ट है, ये मेटालिक पार्ट है, ये नॉन मेटालिक पार्ट है। तो यहाँ मेटल और नॉन मेटल मिलके एक दूसरे का अफेक्ट काउंटरएक्ट कर देती हैं। इसलिए अब यहाँ पे पीएच की वैल्यू इनकी जो है वो तकरीबन 7 होती है सॉल्ट्स की, मोर और लेस। तो अगर पीएच के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तब भी, और अगर सादा तौर पर मेटल और नॉन मेटल की बात कर लें तब भी आपको बात की समझ आ जाएगी कि ये एक न्यूट्रल स्पीशी है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से मिली। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड है। इसी तरह आप चाहें तो ख़ुद ही सॉल्ट्स फॉर्म कर लें। एक मेटालिक पार्ट लिखें, उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन लगाएं और उसको किसी एसिड से जिसमें प्रोटॉन डोनेशन की एबिलिटी होगी और H उसका एक नेसेसरी पार्ट होगा, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, वो भी एक एसिड है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आप जितने चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, हमेशा आपके पास सॉल्ट और वाटर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी किस्म के रिएक्शंस जो बेसिस शो करती हैं वो अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन है। हमने एसिड से रिएक्टिविटी में अमोनियम सॉल्ट फॉर्म की थी। मिसाल के तौर पर अमोनियम आयन नेसेसरी पार्ट है और साथ एक नॉन मेटालिक पार्ट होगा जैसे कि क्लोरीन है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसके साथ रिएक्शन हो सकता है। और सोडियम जो है वो
नेगेटिव पार्ट के साथ चली जाएगी। इस केस में सोडियम क्लोराइड अमोनिया फॉर्म होगा अमोनियम आयन से और साथ वाटर फॉर्म होगा। तो अमोनिया गैस और वाटर और सॉल्ट ये तीन स्पीशीज़ आपको मिलेंगी प्रोडक्ट में जब भी आप किसी बेस को किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अमोनियम सॉल्ट हम चेंज कर लेते हैं, अमोनियम के साथ हम दूसरी को नॉन मेटल यूज़ कर सकते हैं। 16 और 17 के ग्रुप्स के एलिमेंट्स को अगर देखें तो फिर हैलोजन को साथ ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ब्रोमाइड, क्योंकि ये जो हैलोजन्स हैं ये वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स हैं, तो इनका रिएक्शन अमोनियम के साथ टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट बड़ा इजीली और एक्सोथर्मिक है, एनर्जेटिकली फेवरेबल है। तो अमोनियम ब्रोमाइड को भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एक सॉल्ट आएगी। इस केस में सोडियम ब्रोमाइड नेचर की, साथ अमोनिया गैस रिलीज़ होगी और साथ वाटर फॉर्म होगा। थर्ड किस्म के रिएक्शंस जो हैं वो सॉल्ट्स के साथ हैं डियर स्टूडेंट्स, और सॉल्ट्स इस किस्म की होनी चाहिए जिसमें जो मेटालिक पार्ट है वो हैवी मेटल पे मुश्तमिल हो, जैसे कॉपर है, जैसे जिंक है, जैसे आयरन है। तो ग्रुप 3 से 12 के जो एलिमेंट्स हैं उनको जब यूज़ करके कोई सॉल्ट बनाई जाएगी तो फिर उनके साथ बेसिस रिएक्शन शो करके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे। तो प्रेसिपिटेशन अगर आपने सॉल्ट्स के साथ करवानी है रिएक्शन में, फिर आप हैवी मेटल का सॉल्ट यूज़ करेंगे, और अगर आपने डायरेक्ट सिंपल रिएक्शन करवाना है तो फिर किसी भी मेटल के साथ सॉल्ट बनी हुई हो वो रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्योंकि प्रेसिपिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली बात करनी है, तो अब सोडियम जो है सल्फ़ेट फॉर्म होगा Na2SO4 और इसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, और ये फिर प्रेसिपिटेट्स के तौर पर नीचे सेटल होगा। कॉपर का कलर क्योंकि ब्लू होता है कॉपर सल्फ़ेट का इनिशियली, तो यहाँ ब्लू PPT फॉर्म होंगे। तो ये याद रखिएगा कि प्रेसिपिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने बात करनी है प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करने के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर हैवी मेटल का सॉल्ट होना ज़रूरी है, जैसे कॉपर का सॉल्ट है, इसी तरह से जिंक का सॉल्ट है। जिंक सल्फ़ेट को रिएक्ट करवाएं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे पास आएगा जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस, और ये वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा रेजिड्यू के तौर पर, जिसको इकट्ठा किया जा सकता है, और साथ जो है हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फ़ेट CaSO4। इसी तरह से आयरन की बात करें, आयरन दो फॉर्म में मिलता है, आयरन फेरस और फेरिक। तो यहाँ फेरिक क्लोराइड ऑक्सीडेशन नंबर +3 का यूज़ किए करके अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारे पास आएगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और जो FeOH थ्राइस है इस केस में FeOH थ्राइस, ये भी जो है प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में जो है ब्राउन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जब भी बेसिस का रिएक्शन होगा सॉल्ट्स के साथ और हैवी मेटल्स यूज़ होंगे पॉजिटिव फॉर्म करने के लिए, पॉजिटिव पार्ट फॉर्म करने के लिए सॉल्ट का, तो उस केस में हमारे पास प्रेसिपिटेशन होगी। फिर स्टूडेंट्स मेटल्स के साथ भी बेसिस रिएक्शन शो कर सकती हैं। एसिड्स तो बहुत ज़्यादा इजीली और एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन शो करते हैं जब उनको मेटल्स के साथ रिएक्ट किया जाए। जैसे कि हमने एसिड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा भी था कि अगर हम जिंक फॉर एग्ज़ाम्पल है तो ये हमारे पास ZnCl2 फॉर्म होगा, साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो ये बड़ा ही एक एनर्जेटिकली फेवरेबल और इजीली एग्जीक्यूट होने वाला रिएक्शन है। इसमें कोई आपको ऐसी एक्सटर्नल कंडीशंस भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्शन शो कर सकती हैं, लेकिन जब बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करेंगी हैवी मेटल्स के साथ,
तो फिर इस केस में याद रखिएगा, एक तो रिएक्शन इतना एनर्जेटिकली फेवरेबल और सपोर्टिव नहीं है, आपको एक्सटर्नल कंडीशंस भी इसमें देनी पड़ेंगी, और फिर जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो हमारे पास इस तरह से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होगी, बल्कि कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है बेस के साथ वाटर की प्रेजेंस में होगा, ताकि जो कंडीशंस को सूटेबल किया जा सके और अलाइन किया जा सके बेसिस और एसिड्स को, कि वो एक दूसरे के करीब आएँ प्रॉक्सिमिटी में और कुछ फॉर्म करें। तो यहाँ इस केस में हमारे पास एक सोडियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा Na2ZnOH4 नेचर का। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, जिसमें वेरिएबल मल्टीपल मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स, और साथ हाइड्रोजन गैस जैसे एसिड्स में मिलती है वो भी मिलती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये रिएक्शन एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है। अमूमन बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं देती, ओनली सर्टेन कंडीशंस में, जैसे कि वाटर की मौजूदगी एक कंडीशन है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल में लाकर फिर आप इनको रिएक्ट करवा सकते हैं और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे।